हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोरियस नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हाइपरटेंशन के बारे में बताने से पहले सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर क्या है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो होता है वेसल्स के अंदर, तो उस वेसल्स के वॉल्स पे, वेसल्स में नहीं, वेसल्स के वॉल्स पे जो प्रेशर डालता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है, हार्ट हमारा पंप करता है, पंप करते समय पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है होल बॉडी में। तो जो ब्लड फ्लो होता है तो वेसल्स जो होती हैं, वेसल्स के अंदर से ब्लड फ्लो होता है। तो वेसल्स पे क्या, वेसल्स के वॉल्स पे क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दबाव डालता है, क्या प्रेशर डालता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। फिर उसके बाद है ब्लड प्रेशर को हम टू पार्ट में डिवाइड किए हैं। क्या क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब बताते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट। जो आर्टरी जब हार्ट बीट करता है, पंप करता है, तो जो ब्लड होता है, जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में, तो आर्टरीज के वाल्स पे जो प्रेशर पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है? 120 mmHg या फिर 16 किलो पास्कल हमारा होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद आते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट। जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो क्या करता है, फ्यू सेकेंड्स के लिए बीट में रेस्ट लेता है। तो जो उस समय जो ब्लड फ्लो होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो क्या होता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या, उस ब्लड फ्लो के प्रेशर को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मान लीजिए हार्ट है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो हो रहा है और ये ब्लड पंपिंग के टाइम पे, जब ब्लड पंप कर रहा है तब जो फ्लो हो रहा है ब्लड, तो इसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहेंगे। और जब यही ब्लड पंप करके रुक गया, अब रुकने के बाद जो बचा हुआ ब्लड है वो फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा क्या होगा? तो 80 mmHg होगा या फिर 11 किलो पास्कल, 11 किलो पास्कल होगा। और फिर हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर तब क्या हो जाएगा? फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा हो जाएगा 120 सिस्टोलिक और अपान में 80 mmHg। डायस्टोलिक 80 mmHg और सिस्टोलिक 120, और या तो फिर 16/11 किलो पास्कल आपका हो जाएगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम आपको बताते जा रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन। हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। क्या होता है? हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है कि क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल सर्कुलेट होता है ब्लड आर्टरी से और वेन्स में, तो क्या हो जाता है, वो उसका क्या हो जाता है, नॉर्मल से वह हाई कंडीशन में चला जाता है। मींस कि 120/180 mmHg से बढ़ के हाई होके अब वो क्या होता है, ज्यादा चला जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारे ब्लड आर्टरी की वाल्स होती है, आर्टरी के वाल्स पे भी प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा प्रेशर लगने लगता है। फिर उसके बाद है यूजली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देन 140 mmHg। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा नॉर्मल क्या रहता है, 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, 140 mmHg हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसके बाद आप बात करते हैं डायस्टोलिक की। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एबव 90 mmHg। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा कितना हो जाता है, 90 mmHg।
और नॉर्मल कितना है 80 mmHg, नॉर्मल हमारा 80 mmHg होता है, और बढ़ के क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है 90 mmHg। आर बोथ ओवर आर सस्टेन्ड पीरियड, क्या बोल रहा है, ये क्या होता है, कुछ समय के सस्टेन पीरियड के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है या कोई क्लाइंट है, वह क्या होता है एक्सरसाइज करके आ रहा है या कोई रनिंग करके आ रहा है तो हम आते ही तुरंत उसकी बीपी लेंगे, नहीं। जब भी किसी की हम बीपी लेने जाएंगे कम से कम उसको 10 to 15 मिनट क्या कहेंगे, रेस्ट पोजीशन में रहने के लिए कहेंगे। जब वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा उसके बाद क्या होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग जब भी ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, बीपी को मेजर करेंगे, तो कब करेंगे, जब वो पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल होगी। ऐसा नहीं है कि कोई दौड़ के आ रहा है तुरंत उसकी ब्लड प्रेशर ले, और कभी भी हम एक बार ब्लड प्रेशर नहीं लेंगे, कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स ब्लड प्रेशर मेजर करने के बाद ही हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर है। ऐसा नहीं है। और कभी भी पेशेंट जो है या क्लाइंट जो है उसको कोई मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई अल्कोहल लिया रहे, ना कोई तंबाकू यूज किया रहे। इसके वजह से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से जब भी हम किसी का ब्लड प्रेशर लेंगे तो कम से कम 2 या 3 टाइम्स लेंगे, उसके बाद ही बोलेंगे। फिर उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन आपको बताते हैं। आपको एक तरफ बताएंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरी तरफ बताएंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या, नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर बात की जाए नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, तो इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा 120 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात किया जाए तो ये कितना होगा 80 mmHg। फिर उसके बाद बात करते हैं प्री हाइपरटेंशन या एलिवेटेड की, तो क्या होगी 120 से 129 mmHg, या फिर डायस्टोलिक की बात की जाए तो 180 mmHg होगी। फिर उसके बाद आते हैं हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है 130 से लेके 139 mmHg तक क्या हमारा रहता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहता है 80 to 89 mmHg। उसके बाद आते हैं हाई ब्लड प्रेशर स्टेज सेकेंड की बात करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज सेकेंड में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज सेकेंड में होता है 140 mmHg से ज्यादा, और डायस्टोलिक में 90 mmHg से ज्यादा। इसीलिए हम लोग ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहते हैं। और अब बात करते हैं प्री हाइपरटेंशन एलिवेटेड के। प्री हाइपरटेंशन एलिवेटेड क्या होता है, कभी कभी हमारी बीपी क्या होती है सिस्टोलिक ज्यादा होती है और डायस्टोलिक हमारी नॉर्मल ही रहती है, तब भी क्या है हम ब्लड प्रेशर को फिर दोबारा मेजर करेंगे कम से कम 2 या 3 टाइम्स, उसके बाद ही कंफर्मेशन करेंगे। कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, टाइप और कॉजेज। हाइपरटेंशन के कितने टाइप्स होते हैं और क्या कॉज होते हैं हाइपरटेंशन से। इसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन और इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। और ये कितना 90 to 95% हमको देखा जाता है, हम देखते हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है जो कि 5 to 10% होता है, जो कि हम बहुत कम मात्रा में देखते हैं। और क्या होता है ये इमीडिएट, मतलब इमीडिएट कॉज होता है, और ये लगभग धीमे धीमे आराम आराम से कॉज होता है, जैसे 1 ईयर 2 ईयर के रेशियो से, मतलब धीमे धीमे कॉज होता है। लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है जो कि डायरेक्ट कॉज हो जाता है। क्या होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसके इसेंशियल हाइपरटेंशन के कोई कॉज मतलब अननोन है, मतलब हम जानते नहीं, कोई भी इसका रीजन अभी तक फाउंड आउट नहीं हुआ है क्लियर रीजन की इसी की वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो। मगर कुछ रिस्क फैक्टर पता किए गए हैं जो कि है जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, जीन्स से और फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में किसी को है, फैमिली में किसी को है, उसके कारण भी हो सकता है हाइपरटेंशन। दूसरा है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या है इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब भी हो सकता है। दूसरा है स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, तब भी हो सकता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी आप मोटे हैं
बहुत ज्यादा मोटापा है तो क्या होगा, आपके ऑर्गन भी ब्रॉड होंगे, तो सरफेस एरिया आपके बॉडी की बड़ी होगी। तब भी सरफेस एरिया जब बड़ी होगी तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई सभी ऑर्गन को चाहिए, तब भी क्या करेगा, हार्ट ब्लड पंप करना तेजी से स्टार्ट कर देगा। ओबेसिटी। उसके बाद तंबाकू एंड अल्कोहल। तंबाकू और अल्कोहल क्या होता है, ये क्या होते हैं, तंबाकू और अल्कोहल, ये भी बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से और बहुत ज्यादा इंटेक तंबाकू और अल्कोहल करने से भी हो सकता है। साल्ट से भी हो सकता है। साल्ट क्या होता है, सोडियम होता है इसमें। और क्या होता है, अनहेल्थी डाइटरी हैबिट्स के कारण भी हो सकता है। अनहेल्थी डाइटरी हैबिट्स के कारण भी हो सकता है। कैसे हो सकता है अनहेल्थी हैबिट के कारण, जैसे आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, टी और कॉफी का यूज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, टी और कॉफी के साथ साथ आप फैटी फूड्स खा रहे हैं। तो जब फैटी फूड्स खाएंगे तो क्या होगा, आर्टरी की जो वॉल्स होगी, इस पे क्या होगा, लिपिड की लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। जब आर्टरी के वॉल्स पे जब डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी लिपिड्स, तो क्या होगा, ये वॉल्स पतली हो जाएंगी। तो जो आर्टरी क्या होगी, नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जब नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाएगी तब भी इसमें ब्लड जो फ्लो होगा वो प्रेशर से फ्लो होगा। और क्या है, एज भी इसमें का बहुत बड़ा कारण होता है। एज ज्यादा होने का ना एथेरोस्क्लेरोसिस की भी प्रोसेस एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, उसके कारण होता है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर कोई आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में डायबिटीज मेलाइटिस है तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन पे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कितना होता है, 5 to 10% होता है, मगर ये इमीडिएट कॉज होता है, अचानक, इमीडिएटली, और ये लॉन्ग टाइम है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय आइडेंटिफाइड कॉजेज। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कुछ कॉज क्या है, आइडेंटिफाई किए गए हैं। नैरोइंग ऑफ आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू योर किडनी। ब्लड को किडनी तक सप्लाई करती है, नैरो आर्टरी जो होती है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, पतली, नैरोइंग आर्टरी होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होगा, जब नैरोइंग आर्टरी होगी तो क्या होगा, किडनी को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, उसके कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। रीनल पैरेन्काइमल डिजीज, किडनी से संबंधित कोई भी डिजीज होगी तब भी होगा आपको। एडर्नल ग्लैंड की डिजीज भी कोई होगी तब भी होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एओर्टा, एओर्टा में कंस्ट्रक्शन होगा तब भी होगा। अब आते हैं मेडिकेशन। मेडिकेशन क्या होगा, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, आप कोई ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले लिए, और ओवर द काउंटर, आप जैसे कोल्ड कफ के लिए टैबलेट यूज करते, कोई भी दवा यूज कर सकते हैं, कोई पेन किलर ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तब भी हो सकता है, और उसी के साथ कोकीन और यूज कर रहे हैं तब भी होगा। और क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्लीप एपीनिया के कारण भी होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्लीप एपीनिया के कारण भी होगा हाइपरटेंशन। आपको बताने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की पैथोफिजियोलॉजी बताने जा रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी आप पीछे पढ़े हैं रिस्क फैक्टर, वही पैथो इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया। जो भी रिस्क फैक्टर जितना भी पढ़े हैं, जैसे इनएक्टिविटी पढ़े हैं, फिर उसके बाद तंबाकू एंड अल्कोहल को इंटेक करना, ज्यादा इंटेक करने की वजह से जो कॉजेस हो रहे थे, और क्या अनहेल्थी डाइट की वजह से हो रहे थे, और क्या किडनी डिजीज की वजह से हो रहे थे, और क्या है साल्ट के वजह से, ज्यादा साल्ट ले रहे हैं तब हो रहे थे, वही सब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो भी रिस्क फैक्टर पढ़े हैं आप। फिर क्या है, चेंजेस इन आर्टियल बेड, जो चेंज होते हैं आर्टियोरल बेड, आर्टरीज के अंदर जो चेंजेस होते हैं, नैरोइंग होती है आर्टरी, वो चेंजेस होती है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, इंक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इसके वजह से क्या होता है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, सिस्टेमिक इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा मतलब बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, इसके वजह से इंक्रीज हार्ट रेट, फिर क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, और फिर क्या हो जाता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, हमारा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इंक्रीज हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, हो जाएगा। और एक होता है, एक और कॉजेस है, एक हो गया कार्डियक आउटपुट की वजह से होगा इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और दूसरा क्या है, ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाएगा तब भी होगा। तो आपको अब आगे बताते हैं, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ऑर्गन,
अगर ऑर्गन्स के पास जो ब्लड है वो कम अमाउंट में पहुंच रहा है, धीमे धीमे पहुंच रहा है, बहुत इन डिक्रीज पहुंच रहा है, बहुत कम अमाउंट में पहुंच रहा है, तब भी हमको क्या होगा, ये प्रॉब्लम देखने को मिले। क्या होगा तब हमारी किडनी क्या करेगी, ऑर्गन्स है किडनी, किडनी क्या करेगी, किडनी क्या करेगी, जेंटा ग्लोमुलर सेल्स को सिक्रेट करेगी। फिर उसके बाद सिक्रेट करने के बाद क्या करेगी, एक एंजाइम निकालेगी, एंजाइम जो होगा रेनिन एंजाइम होगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, एंजियोटेंसिजन जो कि लीवर से सीक्रेट होता है, इसको क्या करेगा, इसके प्रेजेंट में रेनिन के प्रेजेंट में ये क्या करेगी, रेनिन के प्रेजेंट में एंजियोएस्ट्रोजन एंजियोटेंसिजन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जब एंजियोटेंसिजन फर्स्ट के रूप कन्वर्ट होगी तो फिर क्या करेगा, फिर एंजियो बाई लंग्स के साथ साथ क्या हो गया, एसीई मतलब एंजियोटेंशन को एंजाइम्स के प्रेजेंट में या एंजियोटेंसिजन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। जब एंजियोटेंसिजन सेकेंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी तो यह क्या करेगी, डायरेक्ट कॉज करेगी, क्या करेगी, डायरेक्ट क्या करेगी, वैसो कंट्रैक्शन करेगी। वैसो कंट्रैक्शन मतलब वेसल्स को कंट्रैक्ट करेगी, नैरोइंग करेगी। फिर क्या होगा वेसल्स को, फिर उसके बाद इसका क्या काम है, उसका काम है क्या है दूसरा, इंक्रीज एल्डियोस्ट्रोजन सिक्रीशन, एल्डियोस्ट्रोजन के सिक्रीशन को यह बढ़ा देगी। फिर एंजियोस्ट्रोजन सेकेंड जो होगा एल्डियोस्ट्रोजन सेक्रेशन को बढ़ा देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज सोडियम, सोडियम को जब इंक्रीज करेगा, इंक्रीज रिटेंशन, सोडियम का रिटेंशन ज्यादा होगा तो उसके साथ क्या होगा, वाटर का भी रिटेंशन ज्यादा होगा, तो इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके वजह से इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इनकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा फिर क्या करेगा, वह एंजियोस्ट्रोजन क्या करेगा, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो फिर इन सब रीजन्स क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर हो जाएगा वह इंक्रीज हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, सर हेडेच होता है, डिजीनेस थकावट होती है, ब्लस्ट विजन, और क्या होता है सीवियर कंडीशन में कभी कभी क्या होता है विजन लॉस भी हो सकता है। फिर क्या है नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग होंगी। फैटिग एंड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ब्रेन पे जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा पूरा प्रॉपर अमाउंट में, जो वेसल्स होंगी नैरोइंग होंगी, वे ब्लड सप्लाई नहीं हो जाएगा तो क्या होगा, हमको ब्रेन से रिलेटेड कंफ्यूजन, ब्रेन से रिलेटेड भी डिजीज होगी जो कि कंफ्यूजन होगी। एपिस्टेटिस होगा, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी और इरेगुलर हार्ट बीट होगी। और क्या होगा ईयर नॉइज, जब सीवियर कंडीशन ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है ईयर नॉइज, मतलब हमें कान में आवाज सुनाई देगी। फिर क्या है कॉम्प्लिकेशंस, क्या है कॉम्प्लिकेशंस इसके हैं हार्ट अटैक या और हार्ट फेल्यूर, ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। फिर क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोथेरेपी, अब हार्ट अटैक के वजह से ही क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी होती है। फिर क्या होता है किडनी फेल्यूर होती है और आउट पाउचिंग ऑफ एओर्टा, और क्या होता है स्ट्रोक, ब्रेन फेल्यूर भी हो सकता है इसकी वजह से। और लास्ट है रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी क्या होता है आंख, ये आई से संबंधित, जो कि आई की जो हमारी वेसल्स होती हैं वो क्या होती है बहुत ही नैरो होती हैं, तो उसमें जब ब्लड पहुंचेगा ही नहीं, जब वो नैरोइंग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो सकता है रैप्चर हो सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है रेटिनोपैथी हो सकती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी पुरानी जो कोई हिस्ट्री होगी मेडिकल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री उसको लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और क्या करेंगे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड की टेस्ट करेंगे, सीबीसी का टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे उसमें सोडियम लेवल टेस्ट करेंगे, पोटेशियम लेवल से टेस्ट करेंगे, लिपोप्रोटीन लेवल टेस्ट करेंगे, और क्या करेंगे क्रेटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्यों करेंगे, इससे हमें फाइंड आउट हो पाएगा कि कोई ऐसी नहीं कोई किडनी से संबंधित डिजीज है। फिर उसके बाद क्या करेंगे यूरिन एनालिसिस करेंगे,
24 आवर्स में यूरिन प्रोटीन कितना टेस्ट करेंगे, 24 आवर्स में कितना यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है। फिर उसके बाद ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट का अल्ट्रासाउंड करेंगे, तब भी फाइंड आउट हो सकता है कि कहीं हार्ट में कोई डिजीज नहीं है। उसके बाद आएगा डॉपलर हार्ट अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड मीन्स मतलब डीप में जाके देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड करके हार्ट का। और एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना, एग्जामिनेशन रेटिना का एग्जामिनेशन करेंगे, कहीं रेटिना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, डायरेटिक क्या होता है, जो कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड है उसको एक्सक्रीट करने के लिए हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है, फ्यूरोसमाइड क्या होता है, एक टैबलेट है जो कि हम कितना देंगे 40 to 240 mg पर डे। और दूसरा टैबलेट क्या है, कोलेस्ट्रोलाइडिन, तो इसको कितना देंगे 12.5 mg to 50 mg पर डे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या होता है, रिड्यूस वर्कलोड ऑन हार्ट के वर्कलोड को कम करेगा, ओपन हार्ट वेसल और हार्ट के वेसल्स को ओपन करेगा, और क्या करेगा, हार्ट बीट स्लोअर, हार्ट की बीट को स्लो करेगा और विथ लेस फोर्स। उसके साथ साथ जो फोर्स वेन्स और आर्टरी और वेसल्स पे लगने वाले उस फोर्स को कम करेगा। उसके लिए हम क्या देते हैं, प्रोपानॉल कितना देंगे 40 to 480 mg पर डे, और एथेनोलॉल कितना देंगे 25 to 100 mg पर डे देंगे। फिर उसके बाद आते हैं अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर क्या होता है, रिड्यूस नर्व इंपल्स एंड ब्लड वेसल्स, रिड्यूस करेंगे नर्व्स के इंपल्स जो ब्लॉकिंग होने वाली है, ब्लड के वेसल्स को जो नैरोइंग होने वाली थी उसको करेगा, रिड्यूस इफेक्ट एंड नेचुरल केमिकल्स एंड नैरो ब्लड वेसल, जो उस पे लिपिड्स जो भी नैरो होने वाले जो लिपिड्स और केमिकल्स की वजह से उसको क्या करेगी, रिमूव करेगी। और क्या करेगी, रिमूव करेगी। इसके साथ इसको कौन से ड्रग देंगे, प्रोजोसिन कितना देंगे 2 mg to 30 mg पर डे, और ट्रेसाजीन देंगे, ट्रेसाजोसिन देंगे, कितना देंगे 1 mg to 20 mg पर डे देंगे। फिर उसके बाद अल्फा बीटा ब्लॉकर। अल्फा बीटा ब्लॉकर क्या है, अल्फा बीटा ब्लॉकर कौन कौन सी टैबलेट है, तो इसका है लेबिटोलॉल कितना देंगे 2 mg से 30 mg पर डे। और फिर उसके बाद आते हैं वैसोडाइलेटर ड्रग। वैसोडाइलेटर ड्रग क्या होता है, वैसोडाइलेटर ड्रग होता है जो कि रिड्यूस करता है हार्ट के लोड को, और क्या होता है, ओपन करता है ब्लड वेसल्स को, और क्या करता है, रिड्यूस नर्व को क्या करता है, वर्कलोड को, हार्ट के वर्कलोड को कम करता है। इसके लिए कौन सी एग्जांपल्स है मेडिसिन, हाइड्रालाइजिन कितना देंगे 50 से 300 mg पर डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe my channel and share